नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार क्लास 10th के फिजिक्स के इस सेशन में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो शुरुआत करते हैं। आज हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कुछ पार्ट्स को समझेंगे। मतलब पार्ट 1 इस वीडियो का है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। तो इसको हम लोग समझते हैं आज और देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू कि कैसे रिफ्रैक्शन होता है, क्यों होता है, इसका क्या क्या कारण है। तो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को जाना था, आज हम रिफ्रैक्शन को जानेंगे। तो रिफ्रैक्शन को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट पाथ में वो ट्रैवल करता है, स्ट्रेट लाइन पाथ में। और ये सही है तब तक जब तक कि वो एक ही मीडियम में ट्रैवल कर रहा है, यानी सेम सब्सटेंस में। जैसे अगर वो एयर में ट्रैवल कर रहा है तो एयर में ही अगर ट्रैवल करेगा तो वो उसको हम कहेंगे कि वो एक मीडियम है और उसका डेंसिटी सब जगह सेम है, यानी सब जगह सेम घनत्व का हवा, तभी वो स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रैवल करेगा। नहीं तो वो उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसको धीरे धीरे हम समझेंगे। तो क्या होगा कि यदि लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो लाइट रे अपने डायरेक्शन को चेंज करेगा, यानी कि वो बेंड हो जाएगा। कहां से बेंड होगा? तो जो बाउंड्री रहेगा दोनों मीडियम के बीच में, दोनों मीडियम के बीच का जो बाउंड्री रहेगा वहां से वो बेंड कर जाएगा। तो यहां फिगर में हम लोग देख सकते हैं कि ये दो मीडियम है, एक ये मीडियम और एक ये मीडियम। तो जैसे ही इसके बाउंड्री पे ये आ रहा है, यहाँ बाउंड्री पे आया तो ये थोड़ा बेंड हो गया। ये यहाँ से ऐसे आ रहा था और ये ऐसे बेंड हो गया, तो वही मुड़ गया लाइट। तो ये हम देख सकते हैं कि क्या हो रहा है कि लाइट यहाँ स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि मीडियम जो है वो चेंज हो रहा है। तो अब हम एग्जाम्पल जैसे देखते हैं यहीं पे कि जो लाइट रे है वो पहले एयर में ट्रैवल कर रहा है और ऑब्लिकली यानी कि तिरछा किसी दूसरे मीडियम, जैसे कि यहाँ ग्लास है, ये ग्लास ब्लॉक है, इस पे वो क्या कर रहा है कि फॉल हो रहा है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ जो लाइट का रे है वो सीधा नहीं जा रहा है, थोड़ा बेंड हो गया। और इसी को यानी कि द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ऑब्लिकली मतलब जब तिरछा रहेगा तभी, इसी को हम कहेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन। और दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, यानी एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में लाइट जाता है तो ये बेंड कर जाता है, यानी मुड़ जाता है। ऐसे जा रहा है तो ये ऐसे मुड़ गया। तो इसी बेंडिंग के कारण यानी कि क्या हुआ कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हुआ, और इसी को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, जो बेंडिंग ऑफ लाइट होता है उसको। तो ये जो है कब होगा? जब लाइट रे जो है वो ऑब्लिकली मतलब फॉल करे, जो भी सरफेस है उस पर ऑब्लिकली, ये नहीं कि स्ट्रेट, ऑब्लिकली जब फॉल करेगा तभी ये होगा। इससे पहले हम लोगों ने रिफ्लेक्शन में क्या देखा था कि क्या होता था कि लाइट रे का बाउंसिंग बैक होता था, यानी किसी सरफेस से टकराने के बाद वो फिर लौट करके वापस चला जाता था। तो उसको हम लोग रिफ्लेक्शन कहते थे। और रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि लाइट रे जो है वो बेंड कर जाता है, यानी मुड़ जाता है। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो वो मुड़ जाता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये फर्स्ट मीडियम है, उसके बाद ये सेकंड मीडियम हो गया, ये थर्ड मीडियम। तो फर्स्ट और थर्ड मीडियम सेम ही है यहाँ, या फिर अलग भी हो सकता है। तो जैसे ही मीडियम चेंज हो रहा है, यानी यहाँ पे मीडियम चेंज हुआ तो इस सरफेस पे लाइट जो है बेंड हुआ, यहाँ मीडियम चेंज हुआ तो इस सरफेस पे भी लाइट बेंड हुआ। तो इस तरीके से लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन पाथ में तभी तक ट्रैवल करेगा जब सेम मीडियम में ट्रैवल कर रहा है और उस मीडियम का डेंसिटी सभी जगह सेम है, तभी वो स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करेगा। तो अब हम कुछ देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ ऐसा होता है, यानी रिफ्रैक्शन कहाँ कहाँ हमें देखने को मिलता है। तो जब एयर से ग्लास में लाइट रे एयर से ग्लास में इंटर किया या फिर ग्लास से एयर में इंटर किया तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमें देखने को मिलेगा। या फिर लाइट रे एयर से वाटर में गया या वाटर से एयर में गया, यहाँ भी रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा। और हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? तो कुछ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे
कैमरा हो गया, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये इसी रिफ्रैक्शन के बेसिस पे काम करता है। और इसमें रिफ्रैक्शन किसके थ्रू होता है? तो जो ग्लास लेंस उसमें लगे हुए रहते हैं, जो ग्लास लेंस, उसके थ्रू रिफ्रैक्शन होता है। तो अब हम डायग्राम से समझेंगे रिफ्रैक्शन को अच्छे से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक ग्लास स्लैब ले लेंगे। यहाँ ग्लास स्लैब है हमारे पास, ये PQRS ग्लास स्लैब है। और इसमें हो क्या रहा है कि एक लाइट रे इंसिडेंट कर रहा है इस ग्लास स्लैब के सरफेस पे, जो कि ऑब्लिकली है, मतलब सीधा नहीं है, थोड़ा तिरछा है। तो ये लाइट रे इंसिडेंट कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि OA जो है सो इंसिडेंट रे है, OA जो है सो इंसिडेंट रे है। और जब ये इस सरफेस पे मतलब पॉइंट पे आया, इस पॉइंट O को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो यहां से ये जो है वो क्या हो रहा है कि बेंड हो जा रहा है, किधर? तो नॉर्मल की तरफ, यानी कि इस नॉर्मल की ओर, ये जो नॉर्मल है इसकी ओर ये जा रहा है। तो बेंड किया यहाँ नॉर्मल की ओर, तो इसी को हम कहें रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन यहाँ हो गया कहाँ? तो यहाँ सरफेस पे बेंडिंग हुआ लाइट का, तो रिफ्रैक्शन तो हो गया। अब किस किस चीज को हम क्या कहेंगे? तो यहाँ OA जो है, OA हो गया हमारा इंसिडेंट रे, उसके बाद OB जो हो गया सो रिफ्रैक्टेड रे। यहाँ एंगल जो I दिख रहा है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल R जो है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन में हम लोग देखते थे कि क्या होता था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होता था। लेकिन यहाँ जो है इस केस में, रिफ्रैक्शन के केस में, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो इक्वल नहीं होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल नहीं होगा यहाँ। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि दोनों इक्वल नहीं है, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसके बाद एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो इक्वल नहीं होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस के। या तो रिफ्रैक्शन जो है वो स्मॉलर होगा, किससे? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या तो स्मॉलर होगा या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस से ग्रेटर होगा। यही दो केस हो सकता है, या तो वो स्मॉलर या फिर ग्रेटर। इक्वल कभी भी नहीं होगा रिफ्रैक्शन के केस में, क्योंकि यहाँ जो है वो मीडियम अलग अलग है। अब हम क्या करेंगे कि अब हम जानेंगे सबसे पहले कि क्यों ये होता है। उसको जानने से पहले कि क्यों जो नॉट इक्वल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इससे पहले हम रिफ्रैक्शन के कारण को जानेंगे कि रिफ्रैक्शन होता क्यों है। तो जानते हैं काउज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन का जो कारण है वो है स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग मीडियम में, यानी डिफरेंट मीडियम में ये डिफरेंट होता है, यानी सब्सटेंस टू सब्सटेंस चेंज करता है। जैसे अगर हम एग्जांपल लें कि एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, जबकि अगर ग्लास में देखा जाए तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो क्या हुआ कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो चेंज हुआ, स्पीड ऑफ लाइट चेंज हुआ, एयर का अलग और ग्लास का अलग। तो एयर का जो है वो ज़्यादा है और ग्लास का कम है। तो हम कह सकते हैं कि लाइट जो है वो एयर में फास्टर ट्रैवल करेगा और ग्लास में स्लोअर, क्योंकि स्पीड कम है। तो रिफ्रैक्शन जो होता है वो इसी के कारण से होता है, यानी कि चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट ऑन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तब उसी के कारण उस मीडियम में क्या होता है कि स्पीड तो अलग अलग होता है, तो उसी के कारण रिफ्रैक्शन होता है। यदि अगर हम दो मीडियम ले लिए अलग अलग, लेकिन दोनों का जो डेंसिटी है अगर वो सेम है, तो वहाँ रिफ्रैक्शन हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो क्या होगा कि जब भी लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो इसका स्पीड चेंज होगा, और इसी चेंज ऑफ स्पीड के कारण रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो होगा वो एयर से ग्लास में जो होगा, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो डिफरेंट है एयर और ग्लास का, और उसी तरीके से एयर जो है उसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है और ग्लास में कम है। अगर और हम एग्जांपल देखें कि जब लाइट इंटर करता है एयर से ग्लास में तो इसका स्पीड जो है वो चेंज होता है, यानी कि कम हो जाता है। और इस चेंज इन स्पीड के कारण ग्लास और एयर का में जो लाइट का स्पीड है वो चेंज है, इसके कारण रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, यानी हम सिंपल कह सकते हैं कि बेंडिंग ऑफ लाइट होता है। तो अब क्या होगा, एक पॉइंट जो कि नोट करना है कि ग्रेटर द डिफरेंस, यानी जितना ज़्यादा स्पीड में डिफरेंस होगा दोनों मीडियम में, मतलब दोनों मीडियम में जो लाइट का जो स्पीड है वो जितना ज़्यादा
अंतर होगा उतना ही ज़्यादा रिफ्रैक्शन होगा, या हम कह सकते हैं कि उतना ही ज़्यादा लाइट का बेंडिंग होगा। तो ये हो गया। अब आगे देखते हैं कि क्यों चेंज इन स्पीड जो है वो लाइट के मतलब लाइट के स्पीड के चेंज के कारण रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या बेंडिंग ऑफ लाइट होता है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो लाइट है वो ड्यूल नेचर का होता है। फर्स्ट है पार्टिकल नेचर और दूसरा है वेव नेचर। तो उसी वेव थ्योरी को फॉलो करते हुए यहाँ हम इस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझेंगे। तो देखते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या फिर चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट ये होगा कब, तो जब वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा। और ये एक्सप्लेन करता है हमारा वेव थ्योरी ऑफ लाइट। यानी कि जब कोई बीम है, बीम ऑफ लाइट है, यानी कि उसमें बहुत सारे लाइट रेज हैं। तो जब बीम ऑफ लाइट यानी कि अगर कोई टीनी वेव्स, छोटा वेव्स का भी बीम ऑफ लाइट है वो पड़ता है कहाँ, तो जब वो लाइट वेव्स ट्रैवल करता है किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, और वो किसी एंगल पे यानी ऑब्लिकली थोड़ा तिरछा दूसरे मीडियम के बाउंड्री पे जब फॉल करता है अनदर मीडियम के, तो उसका क्या है कि वन पार्ट जो लाइट वेव्स का है वो दूसरे मीडियम में पहले गया और दूसरा जो पार्ट है वो बाद में। तो पहले जो गया तो उसका स्पीड जो है वो चेंज हो गया सबसे पहले, और जो दूसरा पार्ट है वो बाद में गया तो उसका स्पीड जो है वो थोड़ा बाद में चेंज हुआ, थोड़े देर के बाद में। जैसे यहाँ पे हम लोग नीचे जो फिगर है उससे हम लोग देखेंगे। तो क्या हुआ कि ये जो फैक्ट है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो एक साइड का मतलब बीम ऑफ लाइट है, जैसे इस तरीके से अगर हम कर लिए कि ये बीम ऑफ लाइट है, ये तिरछा है और यहाँ ऐसे, तो यहाँ जो पड़ रहा है वो पहले आया, और ऐसे अगर हम देखेंगे जब स्ट्रेट तो ये वाला जो है वो यहाँ बाद में आएगा। तो इसका स्पीड यानी जो इधर का है उसका स्पीड पहले कम हो जाएगा और इधर का स्पीड जो है वो बाद में कम होगा। इसी कारण से ये थोड़ा ऐसे मुड़ जाता है, ऐसे इस तरफ से ये मुड़ जाता है। तो ये हम लोगों ने देखा। अब आगे देखते हैं, इसके फिगर से भी देखेंगे। तो इसी के कारण चेंज होता है, जो लाइट का जो डायरेक्शन है वो चेंज होता है इसी के कारण कि एक जो साइड है बीम ऑफ लाइट वो पहले वहाँ पे जो सरफेस है वहाँ पे टकराया, फॉल हुआ, और दूसरा जो बीम ऑफ लाइट का साइड है वो बाद में टकराया। थोड़ा मतलब बहुत माइनर चेंजिंग होता है लेकिन फिर भी होता है। और इसी के चेंज इन डायरेक्शन मतलब चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट के कारण रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है या बेंडिंग ऑफ लाइट होता है। तो ये और क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल से। तो यहाँ हम देखेंगे अब क्या कि लाइट वेव जो है वो एयर में फास्टर ट्रेवल करता है और ग्लास में स्लोअर। तो अब बीम ऑफ लाइट जो है उसमें क्या होता है कि वेव्स होते हैं और वो एयर में ट्रैवल करते करते फॉल कर रहा है कहाँ पे, तो ग्लास स्लैब पे, और वो भी ऑब्लिकली यानी किसी एंगल पे। तो कुछ पार्ट जो है वो लेफ्ट साइड का अगर देखा जाए कि लेफ्ट साइड का जो पार्ट है वो पहले पहुंचेगा और राइट साइड का जो है वो थोड़ा बाद में। तो इस कारण से जो पहले पहुंचेगा उसका जो स्पीड है वो पहले स्लो हो जाएगा। तो देख ही लेते हैं यहाँ, और तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि ये जो है वो बीम ऑफ लाइट है, यहाँ ग्लास स्लैब है और ये बीम ऑफ लाइट है। तो ये बीम ऑफ लाइट यहाँ आया और बीम ऑफ लाइट यहाँ आने के बाद ये जब यहाँ फॉल हो रहा है तो ये जो ए वाला साइड है ये पहले यहाँ टकराया, क्योंकि ऐसे अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे सीधा तो ये पहले यहाँ सरफेस पे फॉल किया, और बी वाला जो है इसे इतना टाइम ज़्यादा लगा यहाँ आने में। तो ये ज़्यादा यहाँ आने में इसको टाइम लगा। तो इस कारण इस पार्ट का ये जो पार्ट है इसका स्पीड पहले स्लो हो गया एज कंपेयर टू इसका स्पीड। तो इसी कारण ये थोड़ा इधर बेंड कर गया। और हम क्या देख रहे हैं कि जो लाइट रे है वो रियरर इधर जो है यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो दोनों का डेंसिटी अलग अलग है। तो इसके बाद हम रियरर और डेंसर को पढ़ेंगे, रियरर और डेंसर मीडियम क्या होता है, तो हमें और समझ में आएगा कि यहाँ और क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो ये हो गया कि लाइट वेव जो है वो यहाँ का पहले फॉल किया और यहाँ इस पॉइंट पे बाद में फॉल किया, इस सरफेस पे यानी ग्लास जो स्लैब है उसके सरफेस पे। इस कारण इसका बेंडिंग होता है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि क्या हुआ कि इस कारण से स्पीड ऑफ लाइट जो लेफ्ट साइड का था उसका पहले स्पीड घट गया
थोड़ा देर पहले, जबकि राइट साइड का था वो थोड़ा देर बाद। इसी के कारण डायरेक्शन चेंज हुआ या बेंडिंग ऑफ लाइट हुआ जब लाइट इंटर किया ग्लास स्लैब में। तो इसी के कारण क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है और लाइट जो है वो नॉर्मल की ओर बेंड हो रहा है। और जब वो बाहर निकलेगा, यानी ग्लास स्लैब से वो जब बाहर एयर में निकलेगा तो वो भी ऑब्लिकली यानी थोड़ा तिरछा ही निकलेगा। तो यहाँ भी, अब यहाँ क्या होगा, जब ग्लास स्लैब से ये बाहर निकलेगा तो यहाँ देख लेते हैं, तो ये पार्ट जो है वो पहले बाहर आ जाएगा। तो इस कारण से इसका स्पीड बढ़ गया। तो जब स्पीड बढ़ा और इधर से कोई पकड़े हुए है, इधर से पकड़े हुए, तो ये ऐसे तिरछा तो जाएगा ही, क्योंकि यहाँ का स्पीड अभी इंक्रीज नहीं हुआ है, लेकिन इस पार्ट का स्पीड इंक्रीज हो गया। तो इसी के कारण इधर से बेंडिंग हुआ, तो ये यहाँ बेंडिंग हो गया। तो जब रेयरर मीडियम से यहाँ जो दो मीडियम में जब चेंज हो रहा है तो इस तरीके से बेंडिंग हो रहा है। अब हम ऑप्टिकली रेयरर और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हमें अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। तो ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस जो भी है वहाँ से लाइट ट्रैवल करता है, और जो भी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस जिससे कि लाइट ट्रैवल करता है उसे हम मीडियम कहते हैं। तो हमारे पास मीडियम क्या हो गया, तो एयर, ग्लास, उसके बाद कुछ प्लास्टिक्स जो हो गए, उसके बाद वाटर, केरोसिन, अल्कोहल, ये सब जो है वो सब मीडियम के एग्जाम्पल हैं। तो अलग अलग मीडियम का अलग अलग ऑप्टिकल डेंसिटी होता है, और एक मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा हो उसे हम कहते हैं ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, या फिर हम उसको कहेंगे कि लेस डेंसिटी है, लेस डेंस मीडियम है। और जैसे यहाँ हम देख सकते हैं कि एयर जो है वो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है अगर हम ग्लास या वाटर से कंपेयर करें तो, क्योंकि यहाँ जो लाइट का स्पीड जो है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू ग्लास एंड वाटर। और वही अगर वैसा मीडियम में हम देखें जिसमें कि स्पीड ऑफ लाइट कम हो तो उसको ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कहेंगे। तो ग्लास जो है वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है एयर से और वाटर से, एयर और वाटर से वो ज़्यादा डेंस है, तो वो ऑप्टिकली डेंसर हो गया। तो जो ऑप्टिकली डेंसर होगा उसमें लाइट का स्पीड क्या होगा, कम होगा। तो स्पीड ऑफ लाइट वाटर में 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, जबकि ग्लास में केवल 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि लेस है एयर से लेकिन अधिक है किससे, तो ग्लास से। यानी वाटर में स्पीड ऑफ लाइट एयर से कम है लेकिन ग्लास से ज़्यादा है। तो हम वाटर को क्या कह सकते हैं कि वाटर जो है वो डेंसर है, वाटर जो है वो डेंसर है किससे, तो एयर से, लेकिन ये रेयरर है, रेयरर मीडियम किससे, तो ग्लास से। तो यहाँ हम लोग डेंसर और रेयरर मीडियम को समझ चुके हैं। अब इन सब चीज़ के समझने के बाद अब हम देखेंगे कि ऑप्टिकली रेयरर मीडियम या ऑप्टिकली डेंसर मीडियम किस पे डिपेंड करता है। तो ये डिपेंड करता है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, यानी जो मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। तो इससे ये मीडियम से हम लोग क्या समझ चुके हैं, तो दो रूल हमारे सामने आया। क्या रूल, कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो ये बेंड करता है नॉर्मल की ओर या फिर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस की ओर। तो ये फर्स्ट रूल। और सेकेंड रूल क्या आया कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगा तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से दूर। तो दोनों को हम एक एक करके समझेंगे। तो यहां देखते हैं एग्जाम्पल से, ये जो फिगर है इससे, तो फिगर से हम लोग देखेंगे कि क्या है कि यहाँ पे हमारे पास एक ग्लास स्लैब है, पैरेलल साइड ग्लास स्लैब है। अब इसमें क्या हो रहा है कि एयर से इंसिडेंट हो रहा है, तो ये हो गया हमारा रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम, और ये जो है वो हो गया डेंसर मीडियम। तो रेयरर मीडियम से जब डेंसर मीडियम में जाएगा तो हम लोग क्या पढ़े हैं अभी कि वो इधर होगा, यानी किधर, तो नॉर्मल की ओर, नॉर्मल की ओर ये आएगा थोड़ा। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये नॉर्मल की ओर आ रहा है। तो अब इसमें कौन कौन सा क्या पार्ट है तो हम लोगों ने देखा। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस की ओर आएगा, या फिर हम कह सकते हैं कि नॉर्मल की ओर आएगा। तो यहाँ हमारे पास OA जो है वो एंगल ऑफ ये इंसिडेंट रे है, OB जो है वो रिफ्रैक्टेड रे है, इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे, ये I हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और R हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड।
तो इतना हो गया यहाँ से। तो ये कब, जब रेयरर से डेंसर में जा रहा है। तो अब हम दूसरा देखते हैं कि जब क्या है, तो डेंसर से रेयरर में जा रहा है, यानी ये ग्लास स्लैब जो है वो क्या हो गया कि डेंसर मीडियम हो गया, ये डेंसर मीडियम हो गया, और ये एयर जो है उसको हम लोग रेयरर मीडियम कहेंगे, तो ये रेयरर मीडियम हो गया। तो डेंसर से जब रेयरर में जाता है यानी डेंसिटी जो है वो कम हो रहा है, डेंसिटी कम हो रहा है इस सरफेस के बाद, यहाँ जो सरफेस है इसके बाद डेंसिटी कम, तो डेंसिटी कम यानी कि उसको ट्रैवल करने के लिए ज़्यादा स्पेस मिलेगा, तो वो खुल के ट्रैवल करेगा, तो इसी कारण वो दूर हो जाता है, इस तरीके से वो दूर चला जाता है। तो यहाँ इंसिडेंट रे ये हो गया ओ ए, ओ बी हो गया रिफ्रैक्टेड रे, तो यहाँ आई हो गया इंसिडेंट और एंगल आर हो गया रिफ्रैक्टेड। तो देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, नॉर्मल से या फिर ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है उससे दूर जा रहा है, जब लाइट रे डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रहा है तब। अब पैरेलल साइड जो ग्लास स्लैब है उसको हम लोग रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक भी कहते हैं। अब जो केस है कि जब लाइट रे जो है वो एयर से ग्लास में जाए और फिर ग्लास से अगेन एयर में जाए, तो इसको हम लोग समझते हैं इस फिगर के द्वारा। तो देखते हैं इस फिगर में है क्या। तो इस फिगर में हमारे पास एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है PQRS। PQRS एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है जो कि रेयरर है किससे, तो एयर से रेयरर मीडियम है, ये एयर से रेयरर मीडियम, और सॉरी एयर से ये डेंसर मीडियम है, क्योंकि ग्लास स्लैब है तो ये डेंसर मीडियम हो गया, तो डेंसर मीडियम हो गया। अब यहाँ से जब एयर से इंसिडेंट हुआ कोई तिरछा लाइट रे, तो इसको जाना चाहिए था ऐसे सीधा, अगर सेम मीडियम होता, लेकिन ये सीधा नहीं जा रहा क्योंकि सेम मीडियम नहीं है, ये नॉर्मल की ओर थोड़ा सा आ गया, यानी नॉर्मल की ओर ये आया, ऐसे नॉर्मल की ओर झुक गया, बेंड किया, और जब फिर से यही लाइट रे बाहर निकल रहा है, यानी यहाँ हो गया हमारा ये इंसिडेंट रे, यहाँ हो गया ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया यहाँ से यहाँ रिफ्रैक्टेड रे, और जब फिर से ये बाहर निकल के मीडियम में जाता है, मतलब फिर से उसी मीडियम में, तो इसको हम लोग कहते हैं इमर्जेंट रे। क्या, इमर्जेंट रे। तो ये इमर्जेंट रे हो गया, उसके बाद रिफ्रैक्टेड रे और इंसिडेंट रे। तो देख सकते हैं कि जब डेंसर मीडियम से, ये डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रहा है, तो हो क्या रहा है कि ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रहा है, यानी यहाँ जो नॉर्मल ये है लाइन, इससे दूर ये जा रहा है, या फिर इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से हम कहें कि ये दूर जा रहा है। अब एक चीज और देखते हैं हम लोग कि जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, यानी इमर्जेंट रे और जो हमारा एक्चुअल इंसिडेंट रे सीधे आ रहा था, इन दोनों के बीच में जो गैप है, इसी गैप को हम लोग लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यानी लाइट को इस पाथ पे चलना चाहिए था, लेकिन बीच में एक डेंसर मीडियम आने के कारण ये जो है वो इतना दूरी से डिस्प्लेस कर गया, यानी अपने रास्ते से क्या कह सकते हैं कि भटक गया। तो क्या होता है कि लाइट रे जब इमर्ज होता है पैरेलल साइड ग्लास स्लैब से किसी डायरेक्शन में, तो वो ग्लास स्लैब में जब इंटर करता है तो वो अपने पाथ को चेंज कर देता है, मतलब थोड़ा बेंड कर देता है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बता ही दिए कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा वो ओरिजिनल पाथ और इमर्जेंट रे के बीच में, उसी को हम लोग लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। यानी उस इमर्जेंट रे ऑफ लाइट का लैटरल डिस्प्लेसमेंट कितना लैटरल डिस्प्लेस वो हुआ। अब यहाँ देख सकते हैं कि ये जो है वो ग्लास स्लैब है, और ग्लास स्लैब के पीछे जब हम अपना उंगली रखते हैं तो ये थोड़ा लैटरल डिस्प्लेस हो जाएगी, यानी उंगली हमारा यहाँ है लेकिन दिख रहा है ग्लास स्लैब में इस पोजीशन पे, तो ये थोड़ा लैटरल डिस्प्लेस्ड हो गया। अब ये जो है हमारा इमर्जेंट रे, यहाँ इमर्जेंट रे हो गया। अब इसको हम लोग देख सकते हैं, तो हम लोग क्या कर देंगे कि बीम ऑफ लाइट जब ट्रेवल करेगा एयर से और पास करेगा वाटर में, तो यहाँ भी वो इमर्ज इनटू एयर, तो यहाँ भी हम रे डायग्राम सेम होगा जैसा कि ग्लास स्लैब में है। अब केस है लाइट जब फॉल करेगा नॉर्मली, यानी परपेंडिकुलर टू द ग्लास स्लैब, तब क्या होगा, तब रिफ्रैक्शन हमें देखने को मिलेगा या नहीं। तो जब लाइट रे इंसिडेंट करता है नॉर्मली, यानी ऐसे परपेंडिकुलरली इंसिडेंट किया कहाँ, तो ग्लास स्लैब पे, तो क्या होगा, जब इंसिडेंट किया कैसे, तो नॉर्मली, तो क्या होगा,
तो इसको देखते हैं कि जब ये नॉर्मली इंसिडेंट होगा तो कोई भी बेंडिंग नहीं होगा लाइट रे का, यानी ये सीधे सीधे चला जाएगा। तो ऐसा क्यों? यहाँ भी तो रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम है, लेकिन यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं हो रहा है? तो यहाँ रिफ्रैक्शन क्यों नहीं हो रहा है? तो इसका कारण है कि अगर हम देखें कि ये लेफ्ट साइड का जो वेव है और राइट साइड का है, दोनों इस सरफेस से एक टाइम ही टकरा रहा है, मतलब एक ही टाइम फॉल कर रहा है। तो इसमें इसका स्पीड उसी तरीके से स्लो हुआ जिस समय इसका भी स्पीड उसी समय स्लो हुआ। तो देख सकते हैं कि ये रेयरर है तो लाइट का जो वेव है वो थोड़ा दूर दूर है, और डेंसर में आया तो नज़दीक नज़दीक ये हो गया है, नज़दीक नज़दीक, और फिर से रेयरर में गया तो दूर दूर। तो इसी कारण से यानी यहाँ जिस समय लाइट का वेव पहुँचा यहाँ भी उसी समय पहुँचा, तो इस कारण कोई बेंडिंग नहीं होगा। यानी कि इस केस में हम कह सकते हैं कि कोई भी रिफ्रैक्शन या कोई बेंडिंग नहीं होगा जब लाइट रे परपेंडिकुलरली या फिर हम कह सकते हैं कि नॉर्मली अगर किसी पे इंसिडेंट होगा किसी भी दूसरे मीडियम पे। इसीलिए हम लोग जब भी देख रहे थे रिफ्रैक्शन का केस तो वहाँ ऑब्लिक लेते थे, यानी ऑब्लिक लाइट रे लेते थे, यानी कि वो थोड़ा किसी एंगल पे होना चाहिए। अब इस रिफ्रैक्शन का प्रभाव क्या क्या होता है, क्या क्या इसका इफेक्ट होता है, तो इसका इफेक्ट हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? तो अपने एवरीडे लाइफ में हम लोग बहुत जगह देख सकते हैं। तो जैसे स्टिक है या फिर कोई पेंसिल है, उसको अगर हम थोड़ा तिरछा करके पानी में थोड़ा सा डुबाते हैं, मतलब कुछ पार्ट ऊपर रखते हैं कुछ पार्ट पानी में डुबो देते हैं, तो देखेंगे कि जहाँ जो सरफेस है वाटर का वहाँ से हमें थोड़ा मुड़ा हुआ दिखेगा। और उसी तरीके से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को पानी में डाल देते हैं तो वो थोड़ा हमें ऊपर दिखता है, रेज्ड। ये सब को हम लोग देखेंगे फिगर से। और जब पूल का वाटर यानी स्विमिंग पूल जो है अगर उसको हम देखते हैं ऊपर से और उसमें पानी भरा हुआ है तो वो हमें कम गहरा दिखता है, जितना एक्चुअली में होता है उससे हमें कम गहरा दिखता है। और उसी तरीके से अगर कोई थिक ग्लास स्लैब है उसको हम कोई प्रिंटेड मैटर है यानी कि कोई पेज पे कुछ प्रिंट किया हुआ है या फिर हमारा लिखा हुआ ही है और उसके ऊपर में हम क्या कर दिए कि ऐसे ग्लास स्लैब रख दिए तो जो हमारा लेटर है वो दिखता है कि थोड़ा ऊपर उठा हुआ है। और यदि ग्लास टम्बलर में यानी जो ग्लास है उसमें हम लोग एक लेमन को डाल देते हैं और साइड से अगर हम देखते हैं लेमन को तो वो थोड़ा हमें बड़ा दिखता है। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण ही रात में जब क्लियर नाइट हो कोई क्लाउड नहीं हो तो हमें स्टार जो हैं वो ट्विंकलिंग करते दिखते हैं, यानी ट्विंकल ट्विंकल। अब देखते हैं सबसे फर्स्ट जो एग्जाम्पल है कि स्टिक जो है वो पार्टली इमर्ज्ड है वाटर में, तो ये बेंट दिखता है वाटर सरफेस से। तो कैसे? तो यहाँ देखते हैं कि ये स्टिक है, कुछ पार्ट जो है पानी के बाहर है और कुछ पार्ट जो है वो पानी के अंदर है। तो एक्चुअली ये होना कहाँ चाहिए था? यहाँ। तो ये एक्चुअली यहाँ होता है लेकिन हमें दिखता कहाँ है? तो ये थोड़ा सा ऊपर दिखा हमें इस सरफेस से, यानी ये जो सरफेस ओ था यहाँ से थोड़ा ऊपर एल पे दिखा और थोड़ा ये मुड़ा हुआ भी दिखेगा। तो ऐसा आप करके देख सकते हैं, ये जरूर ऐसा ही आपको दिखेगा। तो ये किसके कारण हुआ? रिफ्रैक्शन के कारण। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं पेंसिल से, तो ग्लास टम्बलर में हम पेंसिल डालें तो देख सकते हैं कि यहाँ पेंसिल जो है जो सरफेस है वहाँ से थोड़ा सा मुड़ा हुआ दिख रहा है, बेंड दिख रहा है और साथ में इसका थिकनेस भी थोड़ा बढ़ गया, यानी ये थोड़ा मोटा हो गया है पेंसिल। उसी तरीके से ये बच्चे को देख रहे हैं कि पानी में एक स्टिक को लिए हुए है, तो ये जब पानी में स्टिक को डुबोता है तो क्या हो रहा है कि यहाँ ये थोड़ा सा सरफेस से ये मुड़ा हुआ दिख रहा है। और पेंसिल का भी वही केस है। तो ये पेंसिल का केस तो हम लोग घर पे करके देख सकते हैं। जब पेंसिल पार्टली इमर्ज हो यानी उसका कुछ पार्ट पानी में डूबा हुआ हो और ऑब्लिक रखें, मतलब बिल्कुल सीधा नहीं, थोड़ा तिरछा अगर रखेंगे तो पेंसिल हमें दिखेगा कि ये वाटर सरफेस से बेंड हुआ है, मुड़ा हुआ है। अब वाटर जो है, दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम वाटर में रखते हैं तो ये थोड़ा पानी से हमें ऊपर दिखता है। तो इसको भी हम लोग कर सकते हैं, एक बकेट लेंगे और बकेट में हम क्या करेंगे कि एक कॉइन डाल देंगे। एक बकेट में हम कॉइन डाल दिए और बकेट में पानी भर दिए हैं, तो यहाँ एक्चुअली कॉइन जो है वो यहाँ होगा, लेकिन हमें इस रिफ्रैक्शन के कारण इसका इमेज बनेगा यहाँ पे आई पे, यानी ओ ऑब्जेक्ट है और आई इसका इमेज बन रहा है, तो यहाँ हमें दिखेगा यानी थोड़ा सा ऊपर रेज्ड हमें दिखेगा, यानी थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ। तो इसको भी आप लोग देख सकते हैं घर पे एक्सपेरिमेंट करके।
अब पूल में, यानी कोई स्विमिंग पूल है, उसमें अगर हम लोग देखते हैं ऊपर से तो उसका जो एक्चुअल डेप्थ है, ये एक्चुअल डेप्थ है यानी रियल डेप्थ ये है, ये गहराई है, लेकिन हमें यही दिखता है यानी ये अपेरेंट डेप्थ दिखता है। यानी PQ है उसका बॉटम, लेकिन हमें बॉटम PQ डैश दिखेगा, यानी थोड़ा सा ये उठ गया। वो किसके कारण? तो ये जो रिफ्रैक्शन है यानी इस मीडियम के कारण। ये जो मीडियम है वाटर, ये डेंसर है एज कंपेयर टू एयर, ये रेयरर है एज कंपेयर टू डेंसर है, डेंसर, तो इस कारण। अब आगे हम लोग एक चीज़ और इसमें ध्यान रखेंगे, क्या कि जब भी स्विमिंग पूल में जाएं तो बिल्कुल सावधान रहें, क्योंकि हमें दिखेगा कि पानी कम है लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा गहरा रहेगा। और उसी तरीके से अगर हम कुछ लिखें और उसके ऊपर एक ग्लास स्लैब अगर रख दिए, थोड़ा सा थिक ग्लास स्लैब, तो हमें जो लेटर है यानी इंक मार्क जो है वो थोड़ा लार्ज दिखेगा, थोड़ा बड़ा दिखेगा और वो थोड़ा ऊपर उभरा हुआ भी। तो इसी तरीके से हम लोग देखते हैं क्या कि मैग्नीफाइंग ग्लास का सिंपल एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है कि मैग्नीफाइंग ग्लास को जब हम लोग अपने कुछ लिखा हुआ है उसको अगर मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं, या फिर अपने जो हाथ का जो रेखा है उसको अगर देखते हैं, तो वो थोड़ा इनलार्ज दिखता है, थोड़ा बड़ा दिखता है। वो किस कारण से? तो रिफ्रैक्शन के कारण से। तो यहाँ रिफ्रैक्शन का जो पार्ट 1 का वीडियो था वो समाप्त होता है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और जो भी, वो आप बना लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।